हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स के सिलेबस डिस्कशन के बारे में। जो बच्चे सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के होंगे उन्हें ये पढ़ना होगा मैकेनिक्स। तो इसमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड यकीन मानो ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है या फिर इतना आसान है, कह लो आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको थ्योरी पढ़ने वाला नहीं है। जो भी आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ये फुल्ली मैथमेटिकल चैप्टर्स है। तो इसमें आप आसानी से 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें ये कुछ चैप्टर्स हैं, देखा 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। वन बाय वन सबको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर जो है वो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम है। तो यार अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको यही जानना ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम लोगों को क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग ये सीखते हैं कि किसी भी बड़ी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स के लगने की वजह से बड़ी में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि वेलोसिटी, उसके शेप में चेंजेस, उसके पोजीशन में चेंजेस, एंड जितने भी फैक्टर्स फोर्स के लगने की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करवाता है वो ब्रांच होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आगे चल के दो भागों में कैटेगराइज होता है। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड एक होता है मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड। यानी कि जिसमें हम लोग सॉलिड पे स्टडी करेंगे वो होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एंड जिसमें लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को फर्दर हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड एक होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी कहने का मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से उसके शेप एंड साइज में चेंजेस हो जा रहे हैं, देन कह सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी उसको हम लोग बोलेंगे जिस पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को फर्दर हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, एक स्टैटिक्स एंड दूसरा डायनेमिक्स होता है। अब ये स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स हम लोग उसे कंसीडर करते हैं या फिर स्टैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें बॉडी रेस्ट पोजीशंस पे होता है, और डायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें बॉडी मोशंस में रहता है। और डायनेमिक्स को भी आगे चल के दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है काइनेटिक्स एंड दूसरा होता है काइनामेटिक्स। और यहाँ पे आपको डिटेल में जो पढ़ना है वही काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स ही पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगराइजेशन आप लोग को बहुत सारा बता दिए। जैसे कि लास्ट हमने बताया कि आपको जो यहाँ पे डायनेमिक्स को कैटेगराइज किया जाता है वो दो भागों में कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक होता है काइनामेटिक्स एंड दूसरा होता है काइनेटिक्स। काइनामेटिक्स में बॉडी को फोर्सेस, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ों के बारे में कंसीडर किया जाता है, स्टडी किया जाता है। बट इसमें किस फोर्स के कारण इसमें मोशंस हो रहा है ये हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब काइनामेटिक्स में वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बट किस फोर्स के कारण ये वेलोसिटी हो रहा है उस फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो बेसिकली उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम लोग काइनामेटिक्स में उस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन काइनेटिक्स में इसमें हम लोग वेलोसिटी, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एंड किस फोर्स की वजह से वस्तु में या फिर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि काइनामेटिक्स में हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं एंड काइनेटिक्स में हम लोग फोर्स को कंसीडर करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। एंड बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम में और जो आपको पढ़ना होगा वो होगा पढ़ना फोर्स सिस्टम के बारे में। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो बॉडी फाइनली किसी एक डायरेक्शंस में ही मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे एक आप सिंपल सा ऑब्जेक्ट लो एंड इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप इधर से भी फोर्स लगा दिए F1 एंड इधर से भी लगा दिए F2, जस्ट सपोज इसका वैल्यू अगर 10 न्यूटन हो एंड इसका वैल्यू अगर आप 5 न्यूटन ले रहे हैं, तो ये बॉडी फाइनली किधर मूव करेगा? ऊपर से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फाइनली बॉडी नीचे मूव करेगा, बिकॉज ये ज़्यादा फोर्स है ना, ज़्यादा न्यूटन का फोर्स है, तो ये नीचे मूव करेगा। और जो फाइनल जो फोर्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 5 न्यूटन होगा। तो एक बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं तो बॉडी फाइनली किस डायरेक्शंस में मूव करेगा, उसका रिजल्टिंग फोर्स का डायरेक्शंस किधर होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फोर्स सिस्टम में अध्ययन करते हैं। ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है आपका वो है इक्विलिब्रियम। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे कि आपने रूफ देखा, रूफ में जो बीम दिए रहते हैं उसके बाद तो आपको देखा ही होगा। बीम में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक बीम है
मान लो एक बीम है, उसमें नीचे से आपने देखा होगा 2 पिलर लगाए रहते हैं ऐसे, ठीक है, एंड ऊपर से क्या होता है, रूफ का वेट होता है। तो ये जो दोनों पिलर नीचे से लगाते हैं फोर्स, ये दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर पाते हैं, ये बीम आसानी से वहाँ पे टिक पाता है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ऐसे होता है। ये एक्चुअली बीम होता है एंड 2 नीचे से पिलर हम लोग लगाते हैं, ये जो ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं एंड ऊपर से एक इस पे जो रफ का वेट होता है उसके कारण एक फोर्स नीचे की ओर एक्टिंग करता है, और इस तरह से ये जो फोर्सेस लगेगा ये दोनों मिलकर उसको कैंसिल करेगा एंड ये बीम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रहेगा। ये इसमें आपको बहुत सारे बीम के काइंड्स पढ़ने होंगे, अलग अलग प्रकार के बीम पढ़ने होंगे एंड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे और बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपको फ्रिक्शंस पढ़ना है। फ्रिक्शंस तो डेली लाइफ में सबको यूज़ करते हैं ना, जैसे कि अगर कोई भी इधर आप चल रहे हो या फिर 2 बॉडी को आप ऐसे रब कर रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल्स आपको लो, मान लो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से अगर किसी चीज़ को हम लोग स्लोप करवाते हैं इधर साइड तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर है एंड इसके सरफेस और ये इंक्लाइन प्लेन के बीच एक फोर्स लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सब्जेक्ट का बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे कोई भी सीख सकता है बिकॉज इसमें केवल आपको फॉर्मूला याद रखने हैं एंड सेंट्रॉयड आपको हम समझाते हैं सेंट्रॉयड एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आपने बुक के देखा होगा, बुक के कहीं पे मिड पॉइंट पे आप ऐसे रख के उसको आसानी से ऐसे स्क्रॉल गोल गोल घुमा सकते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे हम इसको रख के उसको स्क्रॉल करवाते हैं गोल गोल, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड कहलाता है एक्चुअली, है ना। इसमें हम लोग 2D एंड 3D फिगर में अलग अलग फिगर्स में हम लोग सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट आपका है सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। इसमें आपको मशीन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगेगा या फिर जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है वो है पुल्ली सिस्टम। पुल्ली सिस्टम आप लोगों ने शायद सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में जो कुएं से पानी निकालने का जो सिस्टम होता था वो बेसिकली पुल्ली सिस्टम की मदद से ही किया जाता था, है ना। ऊपर में रोप लगा रहता था, नीचे से बाल्टी से आसानी से उसको खींचा जाता था एंड ऊपर बाल्टी आ जाती थी। या फिर आजकल जो क्रेनों में पुल्ली सिस्टम का यूज़ किया जाता है एंड उसकी मदद से ही किसी भी बॉडी को लिफ्ट किया जाता है। आपने देखा क्रेन में कभी नोटिस किया होंगे आप लोगों ने, उसमें रस्सी लगा होता है रोप, एंड रोप पुल्ली सिस्टम में क्या होता है, वांड होता है एंड नीचे से बॉडी लिफ्ट करता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको मैकेनिक्स में पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल वे में नहीं बताया हूँ, यहाँ पे केवल आपको डिस्क्राइब किए, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो फर्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स एंड डिटेल स्टडी के साथ आएंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।